सम्यक भोजन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं राजू मुर्मू झारखंड प्रदेश से आपके लिए एक संदेश, इसलिए क्योंकि एक भारत के नागरिक होने के नाते देश की जो स्थिति परिस्थिति सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषय पर हमें बात करने का हक है और विचारों का आदान प्रदान भी जरूरी है। जिस प्रकार के हालात हैं आज देश में, एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि इन 75 सालों में जिस प्रकार से देश की प्रगति होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से उनकी गति होनी चाहिए थी, वो गति में शायद हम एक विज्ञान की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज देश के अंदर में वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है और हमें और पश्चिमी देशों की तरह हमें विकसित देश बनाने की आवश्यकता है। देश में सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, कई विचारधारा की पार्टियां सरकार बनाती है, क्योंकि ये हमारा मॉडल है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो लोग हमारे बीच में आ रहे हैं, जिस भी दल से आ रहे हैं, जिस भी पार्टी से आ रहे हैं, उसकी विचारधारा इस देश की 140 करोड़ जनता को प्रभावित कर रही है आज के संदर्भ में। और यह सत्य, ये जो ट्रूथ है, हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बेरोजगारी है, जिस प्रकार से सामाजिक अव्यवस्था है, डिस्प्यूटमेंट है, आक्रोश है लोगों के अंदर में, तो सवाल तो उठना वाजिब है कि आखिर हमारे से कहाँ चूक हो रही है, सरकार कहाँ गलती कर रही है, सरकार को किस मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी मुद्दे को लेकर के मैं आपके बीच में, राजू मुर्मू झारखंड प्रदेश से, मैं आपके बीच में कुछ चंद बातें रखना चाहता हूँ कि देश की प्रगति और विश्व का विकास ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और जब ऐतिहासिक संदर्भ पर बीच में बात करें तो 1948 में बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए, उसमें से भारत भी था। और आज यूरोपियन कंट्री के साथ जापान, चाइना और आसपास की जो एशियन कंट्री हैं, उस एशियन कंट्री में भारत की स्थिति देखते हैं तो हम बहुत दयनीय देखते हैं। वजह यह है कि जिस तरह की पॉलिसी को एडॉप्ट करना चाहिए था भारत के संविधान में, वो इन 75 साल के अंदर में नहीं हो पाया। शायद हमारे लीडर्स के अंदर में वो चेतना का अभाव रहा, जिसके कारण उन पॉलिसीज पर या जो थ्योरी थे, जो सिद्धांत थे, जिन्होंने विश्व के उन देशों को विकसित देश बनने में सहायता मदद की, और आज उनकी जीडीपी हम भारतीय अर्थव्यवस्था से कहीं बेहतर है। अगर तुलना करें चाइना और भारत के बीच में, तो चाइना और भारत की जो जनसंख्या है समांतर एक जैसा ही है, लेकिन जब वहाँ प्रति व्यक्ति सकल आय की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भारतीयों से चाइना की जो लोग हैं वो हमसे बेहतर हैं। तो इसको हमको समझने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा चाइना ने क्या किया, और हम जो विश्व गुरु बनने जा रहे थे, आज हमारी जीडीपी घट करके नीचे क्यों चली गई। और आज स्थिति यह है कि आज गांव में, देहातों में, शहरों में जिस प्रकार से इंसानों की भीड़ जमा इकट्ठी हो रही है, उसके लिए जो रोजगार की व्यवस्था करने की जो जिम्मेदारी थी वो सरकार की थी, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि सरकार इस बड़े भीड़ को संभालने में फेल हो रही है। तो आज मैं अपने 140 करोड़ भारतवासियों से, इस देश के जो जिम्मेदार नागरिक हैं, मैं उनके बीच में अपनी बात रखना चाहता हूं कि हम क्या इन 75 साल में अभी भी हम उन्हीं पुरानी घिसी पीटी नीतियों के आधार पर हम विश्वगुरु बने, या फिर हमें कुछ एडॉप्ट करने की आवश्यकता है। आज जिस तरह की भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्ञान विज्ञान को हमने एडॉप्ट किया है, तो हमने दूसरे लोगों से तो एडॉप्ट किया, लेकिन हमने इनोवेशन में हमने कार्य नहीं किया, जो हमें खोज करनी चाहिए थी, आविष्कार जो करनी थी, ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर सकें और एक बड़ी आबादी को रोजगार मुहैया कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज देश के अंदर में बहुत सारे बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, लेकिन क्या हम वहाँ से अपने जो होनहार हैं उनको हम देश में यूटिलाइज कर पा रहे हैं? अगर वो वहाँ से निकलते हैं तो कहीं अमेरिका चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं, या किसी विदेशों में जाकर के वो अपनी सेवाएं देते हैं। अगर वही टैलेंटेड हमारे युवा इस देश के प्रति
अगर ये सोच करके कि अगर मैं यहाँ पे रह करके कार्य करता हूँ तो इस देश की प्रगति होगी, यहाँ के लोग की आय बढ़ेगी और ये देश आर्थिक व्यवस्था में मजबूत होगा। तो हमें कई पहलुओं पर हमें सोचने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार के पार्लियामेंट में बहस हो रही है या कहीं ऐसा लगता है कि संविधान में कहीं कमी है, तो हमें बड़े चिंतन और मंथन करने के साथ उन कानूनों में कहीं ना कहीं हमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। और भारत क्योंकि यहाँ पर मिलीजुली जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, तो उनके बीच में एक इक्वालिटी को स्थापित करने के लिए हमें शायद हमें भारत के संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। तो कई ऐसे लॉज हैं, ऐसे कानून हैं जिसमें हमें खत्म नहीं करने की जरूरत है, बल्कि उसमें संशोधन, सकारात्मक संशोधन करने की आवश्यकता है। और यह तभी हो सकता है जब कोई सुजान ज्ञानी व्यक्ति जब वो हमारे पार्लियामेंट में जाएंगे तो वहां जाकर के देश की जो आने वाली भविष्य तय होगा। और इस देश में एक लंबे काल तक जो शासन किया, हम ये नहीं कहेंगे कि उनकी इस देश की प्रगति में भूमिका नहीं रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कालांतर में आकर के वो अपने उद्देश्य से विमुख हो गए। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस में हमारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर भी पैदा हुए, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग हुए, और तमाम जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग थे जिन्होंने भारत में औद्योगिक की क्रांति करी और इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई और हमने एक मजबूत भारत का निर्माण किया। लेकिन उसके बाद जिस तरह की विचारधाराओं का यहाँ पर जो जन्म होता है और वो विचारधारा इस तरह से होती है जो भारत में असमानता को पैदा किया और धर्म संप्रदायों में लोगों को बांटने का कार्य किया। और इसी के आधार पर जब इस तरह की विचारधारा लेकर के कोई अगर पार्लियामेंट में जाता है तो क्या हम एक विकसित भारत बना सकते हैं? इस देश में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, जैनिज भी हैं, बौद्धिस्ट भी हैं और तमाम ऐसे लोग भी हैं जो धर्म संप्रदाय को नहीं मानते हैं, एथिस्ट हैं। हमें सबके लिए पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है ताकि हम अनेकता में भी एक होकर के हम भारत को एक विकसित देश बना सकें। तो मैं अपने उन सभी लीडर से, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो इस देश के भविष्य के लिए वो लीड एंड गाइड करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी प्रोग्रेस होने की आवश्यकता है, थोड़ी विकसित मानसिकता को हमको तैयार करने की जरूरत है ताकि पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन होती है, जो भी बिल्स आती है, वह सबके हित में हो और एक बेहतर हम राष्ट्र का निर्माण कर सकें। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूं वो रूर प्रदेश है और वहां पर खनिजों की भी कोई कमी नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ फॉरेस्ट है, हमारे पास तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन फिर भी हमारे लोग वहाँ गरीब हैं। तो इस पर एक बड़ा सवाल हो जाता है कि जब हम सब कुछ प्राकृतिक खनिजों और संपदाओं से परिपूर्ण है तो फिर हम गरीब क्यों हैं? तो कहीं ना कहीं इसका जो इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं वो सही ढंग से उसका विपणन नहीं हो पा रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है और ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। तो हमें भी इस विषय पे कि जब एक राज्य विकसित होता है तो धीरे धीरे राष्ट्र भी विकसित होता है। तो हम धीरे धीरे करके राज्यों के संघ के तौर पर जब प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर जब विकसित होता है तो उससे राष्ट्र भी विकसित होता है। तो इस तरह की मानसिकता से जब हम आगे चलेंगे तो ये देश महान होगा। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ, क्या ग्राम पंचायत जो है आपके छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है और गुजरात में, ऐसे 10 प्रदेश जो अभी चिन्हित की गए हैं हाल फिलहाल में नेशनल लीडर के माध्यम से, और सरकार ने सिर्फ 4 ही राज्य से चिन्हित की गए, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि ग्राम सभा में किस तरीके से काम आप करवाना चाहते हैं जी, और जो आपके लीडर हैं उन्होंने ऐसा क्या प्रावधान आपको दिया है? जी, शानदार सवाल के लिए सवाल ये उठता है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, तो हमारा देश तो गांव का शहर है, गांव का प्रदेश है, ये देश है गांव का। और उस गांव में भी हमें 2 प्रकार के गांव मिलते हैं, एक समान क्षेत्र का गांव है और एक विशेष संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत जो एरिया को डिवाइड किया गया, जो पार्शली एंड एक्सक्लूडेड एरिया था, उसको 2 पार्ट में बांटा गया, एक 6th शेड्यूल और दूसरा 5th शेड्यूल। तो 6th शेड्यूल के अंदर में जो 90% वहाँ पे ट्राइबल्स यानी कि वहाँ की आदिवासी रहते थे, उनको 6th शेड्यूल का प्रावधान दिया गया और ऑटोनोमस काउंसिल भी दी ताकि वो अपने स्तर पर अपनी ग्राम सभा करके वहाँ की जो संसाधन है उस पर वो नियंत्रण करे और अपना विकास करे। लेकिन जो 5th शेड्यूल का एरिया, सुनील जी ने कहा कि
इस देश के में से 10 राज्य हैं जहां पर उन प्रदेशों उन क्षेत्रों को अंकित किया गया है, चिन्हित किया गया है। उस चिन्हित क्षेत्र को हम लोग अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल एरिया कहते हैं आर्टिकल 244(1) के तहत। और वहां भी जब पंचायती राज का जब प्रावधान आया 1995 में, पंचायती राज का जब कॉन्सेप्ट आया और पार्लियामेंट में जब ये बिल पास हुई कांग्रेस के समय में, तो उनको एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जो सोचना था कि क्या ये जो पंचायती राज व्यवस्था है शेड्यूल एरिया में लागू हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर पंचायती व्यवस्था है, उनकी जो अपनी रूढ़िगत जो ग्राम सभा है उसकी उतनी ही महत्व है जितना कि अन्य समुदाय के या संप्रदाय के बीच में जो उनकी अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषय पे जो भी चिंतन मंथन होता है उसकी मान्यता है और उसको कानूनी प्रावधान है। तो 1995 में जब उस कानून को लाया गया तो सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि भारत का संविधान के कुछ अनुच्छेद उसके आड़े आ गए, क्योंकि वहां पर यह प्रावधान था आर्टिकल 243(m) के तहत में कि कोई भी चुनाव अगर नगर पालिका की तरफ से होती है, ठीक है, तो वो शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा आर्टिकल 243(m) के तहत। और उसी सेक्शन के उसी धारा के नीचे में CZ या ZC है, 243 CZ या ZC है, उसमें यह भी कहा था कि नगर पालिका की शक्ति वहां पर कार्य नहीं कर सकती। तो जिस प्रकार से पंचायती चुनाव व्यवस्था के अंदर में त्रिस्तरीय चुनाव लाया गया, तो ये तो जबरन था वहां पर, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे ग्राम सभा है और अपने स्तर पे कस्टमरी लॉ भी है और उसकी भी उतनी प्राथमिकता है जितनी अन्य लॉ की है, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम लॉ है या क्रिश्चियन लॉ है। तो शेड्यूल एरिया के अंदर में कस्टमरी भी लॉ है जो कि ऑरल कस्टमरी है, वो लिखित नहीं है, लेकिन उसकी ताकत उतनी है जितनी कि अन्य पर्सनल लॉ की है। तो ये प्रावधान जब ये लाया गया तो हमारे जो पॉलिसी मेकर थे उन्होंने बड़ी गहराई से नहीं सोची और फिर 1996 में द पेसा एक्ट को लेकर आया गया, पी पेसा एक्ट, यानी कि पंचायती राज के अंदर में जो शेड्यूल एरिया का जो एक्सटेंशन था वो कानून था 1996 का। तो उसमें कानून तो ले आए लेकिन रेगुलेशन अभी तक उन 10 राज्यों में अभी तक रेगुलेट नहीं किया गया, नोटिफाइड नहीं किया गया। और इसमें हमारे प्रांत के जो राज्यपाल होते हैं या उस राज्य की जो विधायिका होती है उस पर आज तक किसी ने चिंतन मंथन नहीं किया। इतनी बड़ी बात कांग्रेस ने 1995 में कर दी कि हाँ हमें पंचायती चुनाव कराना है या पंचायती राज कायम करना है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस पंचायती राज के कानून के अंदर में शेड्यूल एरिया को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया और वहां की जो पारंपरिक जो हजारों साल से जो व्यवस्था आ रही थी उस व्यवस्था को उनके अधिकारों से उसका वंचित किया गया। इसको हम ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी कहेंगे। एक मानवता इंसान की जो मौलिक अधिकार है और उसकी जो सामाजिक व्यवस्था है उससे वंचित करना भी तो एक तरह का वायलेशन ही हुआ ना। तो मैं आज इस 75 साल में उन सारे पॉलिसी मेकर से जो पार्लियामेंट में पहुंचे हुए हैं उन सभी से, बुद्धिजीवियों से मैं ये कहूंगा कि एक बार जो शेड्यूल एरिया है उसके बारे में एक बार अध्ययन करें, क्योंकि 5th शेड्यूल अभी भी कानून में है, संविधान की उस किताब में है, लेकिन वो पावरफुल तरीके से, बहुत ही ताकतवर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने की वजह से आज शेड्यूल एरिया के जो आदिवासी वहां के जो शेड्यूल ट्राइब है उसको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा है। वो ना तो निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। उनकी जो प्रधानता थी, उसकी जो मौलिकता थी, उसकी जो चुनाव हुए पंचायती क्षेत्रों के अंदर में, शेड्यूल एरिया के अंदर में, तो मुखिया वहां पर हेड हो गया और वो जो रूढ़िगत तरीके से जो वहां की जो प्रधान होते थे और हमारे जो परगणित व्यवस्था के अंदर में उसको माझी बोलते हैं, तो उनकी प्राथमिकता वहां पर शून्य होगी। तो इस तरह का अगर कानून अगर आता है किसी की सामाजिक व्यवस्था के अंदर में, तो मैं सोचता हूं कि यह कानून मुकम्मल नहीं है, उसमें संशोधन करने की जरूरत है। तो मैं धन्यवाद करता हूं सुनील जी का कि इन्होंने बहुत बढ़िया सवाल उन्होंने किया और मुझे कुछ बोलने का मौका मिला। आपसे और है मेरा जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनोवेशन की बात करें, दुनिया बदल रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो इनोवेशन की जैसे आपने बीच में बात की, तो इनोवेशन में जो आप जिस लीडर का आप नाम नहीं ले पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो, वो एक बहुत बड़े कॉस्मो ह्यूमनिज्म है जी। क्या मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं बताऊंगा उनका नाम। बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए कि दुनिया में और इंडिया में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं और क्या क्या पॉलिसियां
वो लाने वाले हैं। सिर्फ शॉर्ट में बताइए। हमारे चैनल का नाम है सम्यक बहुजन न्यूज, उसके बारे में आप अपने श्रोता से, अपने व्यूवर से भी बोल सकते हैं ताकि उनको भी पता लगे कि भाई चैनल काम करता है और आप लोगों के बीच में आता है। मैं सम्यक बहुजन न्यूज़ के लिए मैं धन्यवाद करता हूं सुनील जी के लिए कि उन्होंने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे मौका दिया कि मैं भारत की जनता को, जो डिस्क्रिमिनेट जो जनता है भारत के, जो बहुजन समाज के, जो ST SC OBC और माइनॉरिटी लोग हैं, जो इस देश के अंदर में सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट, उनको प्रताड़ना सहनी पड़ी है और कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकार से उसको वंचित किया गया है। तो आज उन संवैधानिक अधिकारों से वंचित समाज के मजबूती और बेहतरी के लिए जो लीडर कह रहे थे कि उनका नाम मैंने लिया, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं। उनका नाम है धीमान विजय मानकर और वो अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और साथ में वो कॉस्मो ह्यूमनिज्म के प्रवर्तक भी हैं। आज भारत में कॉस्मोस या ह्यूमनिज्म पर कोई बात नहीं कर रहा है। कॉस्मोस जिसको हम सृष्टि कहते हैं, प्रकृति करते हैं, और ह्यूमनिज्म यानी कि मानवता। आज दुनिया के अंदर में जितने भी नेशन आबाद हुए हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने ILO कन्वेंशन 169 को साइन किया 1948 के समय में या उसके बाद, और भारत में भी मौका मिला था 160 ILO यानी कि इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ILO ने जो उसका 169 कन्वेंशन हुआ, उस कन्वेंशन में भारत को भी कहा गया था कि आप इसको साइन करें। बट एक किस प्रकार की सोच थी, क्योंकि उसमें यह कहा गया था कि भारत के जो मूलवासी है, यहाँ के जो एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं या इंडिजिनियस लोग हैं, अगर उसको साइन करता तो उनको 2 तरह की शक्ति मिल जाती है, उनको 2 तरह की इंटरनेशनल कानून का संरक्षण मिल जाता है जिसमें उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाता। तो कॉस्मो ह्यूमनिज्म का सिद्धांत लाने वाले उन महान लीडर को मैं धन्यवाद देता हूं कि उस कॉस्मो ह्यूमनिज्म के अंदर में इतनी गहराई और दुनिया की सृष्टि, यहाँ तक कि आपका स्पेस से लेकर के भौतिक जो हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं कि हम इंसान कैसे आए, हमारी सृष्टि कैसे हुई, हमारा वजूद कैसे आया, और हम उस कैब सिविलाइजेशन से निकल के कैसे हम सोशल सिविलाइज होते हुए हम लोग चले गए और प्रगति करते हुए होमोसेपियन से होमोसेपियन बने, यानी कि लिएंडरथल यानी कि एक आदि मानव से लेकर के हम कैसे एक बुद्धिमान मानव बने। तो उन्होंने बड़े सफाई से और बड़े एविडेंस के साथ, बड़े सबूत के साथ उन्होंने इंसानों की प्रगति और उसके विकास की गाथा उन्होंने बताई। तो आज मैं चाह रहा हूं कि उनके सिद्धांत के द्वारा भारत को एक प्रगतिशील देश बनाया जाए, क्योंकि देश दुनिया में जितने भी देशों के अंदर में क्रांति हुई वो इनोवेशन और ज्ञान, विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ। और आज भारत में जिस तरह की स्थिति है कि गाय गोबर और इसकी गोमूत्र की बात चल रही है, तो क्या हमें आप ऐसा अवैज्ञानिक तथ्यों के माध्यम से क्या भारत को हम विश्व गुरु बना सकते हैं क्या? अनसाइंटिफिक बातों से हम बना सकते हैं क्या, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं, जिसका कोई एक वैज्ञानिक पहलू नहीं, और वो इंसानों के लिए बेहतरी भी नहीं है। तो कॉस्मो ह्यूमनिज्म हमें बहुत सारे दृष्टि से हमें सोचने का हमें अवसर देता है कि हम मानव किस प्रकार से आगे बढ़े, हम किस तरह से शांतिमय जीवन व्यतीत करें, हम कैसे मानव और मानव के अंदर में मतभेद ना करें, एक दूसरे से हम इंसानियत के नाते से हम एक दूसरे को आगे प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़े। तो ऐसे लीडर को मैं धन्यवाद देता हूं, धीमान विजय मानकर साहब, जिन्होंने हमें पूरे देश के लिए एक नया संदेश दिया है और आने वाले यह संदेश भारत की 140 करोड़ जनता तक जाए और इसमें सबकी भलाई होगी। वो चाहे इस देश का श्रवण क्लास का लोग हो, चाहे जो वंचित वर्ग के लोग हो, चाहे बहुजन क्लास के लोग हो, चाहे किसी भी रिलीजन माइनॉरिटी के लोग हो, उसमें सभी की बेहतरी इस कॉस्मो ह्यूमनिज्म के माध्यम से मुकम्मल किया गया है। तो ये संदेश और ये जो विचारधारा है, हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिला में, प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक गांव-गांव में लोगों तक हम लोग पहुंचाएं। दिल्ली से हमारे बीच में सुनील मेघवाल जी आए हैं और उन्होंने जिस प्रकार से इंटरव्यू लिया, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि कॉस्मो ह्यूमनिज्म का जो सिद्धांत है वो भारत के प्रत्येक लोगों के बीच में जाए, क्योंकि यहाँ पर हम मानवता की बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति बचेगा तो हम इंसान बचेंगे। तो आज सबसे बड़ी मसला है कि हम प्रकृति को कैसे बचाएं। अगर इस पृथ्वी का अगर मानते हैं कि 2% भी अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इस देश के अंदर में, पूरी दुनिया के अंदर में उथल पुथल मच जाएगी। तो हम क्यों नहीं हम प्रकृति को और अच्छी तरह से हम बेहतर समझते हुए हम वृक्ष लगाएं,
वनों और क्षेत्रों को हम संरक्षण प्रदान करें, आदिवासियों को संरक्षण प्रदान करें, क्योंकि आदिवासी है तो जंगल बचा हुआ है और जंगल बचा हुआ है तो हम सभी जीवित हैं, तो एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। यही है कॉस्मो ह्यूमनिज्म का सिद्धांत कि हम किस तरह से एक दूसरे को बचाते हुए उसकी जो मौलिक अधिकार की रक्षा करते हुए हम इस पृथ्वी पर हम अपना औचित्य को और अस्तित्व को बनाए रखें। सभी को जोहार, धन्यवाद, जय भीम, जय बुदाय, जय भारत।